एक बहुत ही हैरान कर देने वाला दृश्य के बारे में सोचिए। किस तरह का दृश्य? साल था 1971। ईरान का एक तपती धूप वाला बिल्कुल सूखा रेगिस्तान, और अचानक वहां 37 किलोमीटर लंबा एक खालिस रेशमी कपड़ा बिछाया जाता है। 37 किलोमीटर रेगिस्तान में? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, पेरिस के सबसे महंगे और मशहूर रेस्टोरेंट से खाना सीधे हवाई जहाज के जरिए वहां मंगवाया जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही। और सुनिए, रेगिस्तान में रातों रात एक पूरा नया जंगल उगाया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं, और उन पेड़ों पर चहचहाने के लिए यूरोप से 500 गौरैया स्पैरोज मंगवाई जाती हैं। यूरोप से स्पैरोज ईरान की गर्मी में? बिल्कुल। खाना परोसने के लिए बाकरा क्रिस्टल और लिमोज पोर्सलीन के लगभग 1.5 टन वजन के बर्तन पेरिस से एयरलिफ्ट करवाए जाते हैं। ये कोई आम जलसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं, ये दुनिया की सबसे महंगी पार्टी थी जो ईरान के शाह ने दी थी। लेकिन इस चमक दमक, इस बेहिसाब दौलत और दिखावे के ठीक पीछे एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसने आने वाले कुछ ही सालों में एक आधुनिक और वेस्टर्न विचारों वाले देश को दुनिया के सबसे कट्टर इस्लामिक देश में बदल दिया। एक पूरा देश पलट गया। दोस्तों, आज हम इस सवाल की गहराई में जाएंगे और ईरान के इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो बताते हैं कि कैसे एक सुन्नी देश शिया बहुल देश बना, कैसे अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, और आखिर ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा सच क्या है। बिल्कुल। और इस चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा ये है कि मिडल ईस्ट की मौजूदा स्थिति को, वहां लगातार बदलते हालात और आज की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें पिछले कुछ दशकों की नहीं बल्कि ईरान के इस 2500 साल पुराने इतिहास की समझ होनी चाहिए। सही कहा आपने। आज जो ब्रेकिंग न्यूज हम अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं ना, उनकी जड़ें इस लंबे, जटिल और कई बार खून से सने इतिहास में बहुत गहराई तक धसी हुई हैं। बिना इस बैकग्राउंड के ईरान के आज के फैसलों को समझना नामुमकिन है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले बात करते हैं उस पार्टी की जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी, मोहम्मद रेजा शाह पहलावी, जो उस वक्त ईरान के शाह थे। हाँ, उन्हें लगता था कि उनका राजवंश और उनकी ताकत अमर है। एग्जैक्टली। उन्होंने पर्शियन साम्राज्य के 2500 साल पूरे होने की खुशी में पर्सिपोलिस नाम की जगह पर एक जलसा किया था। पर्सिपोलिस एंशिएंट पर्शियन एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी, जहां महान सम्राट साइरस का मकबरा था। शाह दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। हाँ, और इस एक पार्टी के लिए पूरी दुनिया से 45 देशों के नेता, राजा महाराजा, राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे। राजधानी तेहरान से परसेपोलिस तक 600 किलोमीटर लंबी एक बिल्कुल नई सड़क बनवाई गई, सिर्फ इसीलिए ताकि वीआईपी मेहमानों को झटके ना लगें। और रेगिस्तान में टेंट्स भी तो लगाए गए थे ना? हाँ, रेगिस्तान को साफ करवाया गया। हजारों मजदूरों ने दिन रात एक करके वहां से सांप और बिच्छू हटाए। मेहमानों के ठहरने के लिए 50 बेहद लैविश टेंट्स लगाए गए। इन टेंट्स के अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। खाने पीने का भी काफी इंतजाम था, जहां तक मुझे याद है। बहुत ज्यादा। 2700 किलो बीफ, 1280 किलो मुर्गियां और 25,000 विस्की और शैंपेन की बोतलें मंगवाई गईं। लेकिन इस पूरे दिखावे में एक ऐसी घटना हुई जो आने वाले बुरे वक्त का जैसे एक इशारा थी। आप उन स्पैरोज की बात कर रही हैं? हाँ, जो 500 गौरैया यूरोप के ठंडे मौसम से उस तपती धूप वाले रेगिस्तान को हरा भरा दिखाने के लिए आई थी, वो वहां के भयंकर तापमान को झेल नहीं पाई और तड़प तड़प कर मर गईं। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन पूरी पार्टी की असलियत बयां कर रही थी। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब शाह इस एक इवेंट पर लगभग $100 मिलियन पानी की तरह बहा रहे थे, तब ईरान की आम जनता की जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। गरीबी बहुत थी उस वक्त, बहुत ज्यादा। देश की आम जनता, खासकर गांव और छोटे शहरों के लोग भूखमरी से जूझ रहे थे। बेरोजगारी चरम पर थी, स्कूलों और अस्पतालों की हालत बेहद खराब थी, और शाह अपने महल की खिड़कियों से बाहर नहीं देख रहे थे। और मीडिया ने भी इसको काफी कवर किया था, साथ छापना शुरू किया। तो इस डिस्कनेक्ट ने एक चिंगारी का काम किया, और यहीं से आयतुल्लाह खुमैनी की एंट्री होती है। सही पकड़ा। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जिन्हें शाह ने उनकी बगावत के चलते देश निकाला दे दिया था, उन्होंने इस खबर को तुरंत आम जनता को भड़काने का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। खुमैनी ने शाह को एक ऐसा असंवेदनशील शासक बताया जिसे अपनी अय्याशी के आगे बच्चों की भूख नहीं दिखती।
इस एक पार्टी ने आम ईरानियों के दिलों में शाह के खिलाफ जो नफरत पैदा की, वही आगे चलकर उनकी सत्ता के अंत की वजह बनी। वाकई दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों का अंजाम एक पार्टी तय कर सकती है। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। एक वक्त था जब ईरान, जिसे तब फारस या पर्शिया कहा जाता था, असल में एक कट्टर सुन्नी बहुल देश हुआ करता था। सही बात है। तो ये इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे और क्यों हुआ? ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। इस बदलाव की कहानी बहुत ही प्राचीन, गहरी और रक्त रंजित है। इसे समझने के लिए हमें 16वीं सदी में जाना होगा। 7वीं सदी में इस्लाम आने के बाद सदियों तक फारस में इस्लाम फूलता फलता रहा, लेकिन ये मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम था। बड़े बड़े सुन्नी विद्वान वहां से निकले। तो टर्निंग पॉइंट कब आया? असली टर्निंग पॉइंट आता है 1516 में। सफविद राजवंश के शाह इस्माइल प्रथम ने ईरान की कमान संभाली। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी। सिर्फ 14 साल। हाँ। एक 14 साल का लड़का जिसके दिमाग में एक नए साम्राज्य का सपना था। उन्होंने सत्ता में आते ही एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का भूगोल और समाज दोनों बदल दिए। उन्होंने शिया इस्लाम को ईरान का ऑफिशियल धर्म घोषित कर दिया। और इसके पीछे धर्म से ज्यादा भारी जियोपॉलिटिक्स थी। बिल्कुल। पड़ोस में ऑटोमन साम्राज्य था, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, और वो कट्टर सुन्नी थे। तो शाह इस्माइल जानते थे कि अगर उन्हें अपना अलग अस्तित्व बचाना है तो उन्हें अपनी जनता को एक अलग पहचान देनी होगी। एक अलग मजहबी पहचान उन्हें पॉलिटिकली अलग और मजबूत बना सकती थी। ये एकदम सटीक विश्लेषण है। सफविद शासक ऑटोमन साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों से खुद को सुरक्षित करना चाहते थे। लेकिन देखिए, ये बदलाव कोई शांतिपूर्ण समझौता नहीं था। ये एक निहायत ही हिंसा से भरा दौर था। जनता को जबरदस्ती धर्म बदलना पड़ा था ना? हाँ, इतिहासकार बताते हैं कि उस वक्त की सुन्नी जनता और विद्वानों के पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचे थे। या तो वो शिया धर्म अपना लें, या देश छोड़कर भाग जाएं, या फिर मौत के घाट उतार दिए जाएं। शाह इस्माइल की सेना में किजलबाश नाम के योद्धा शामिल थे। किजलबाश? हाँ, ये लाल रंग की टोपी पहनते थे। इन किजलबाश योद्धाओं ने संगीनों और तलवार के जोर पर हर गांव में इस धर्मांतरण को अंजाम दिया। नतीजा ये हुआ कि सदियों बाद 18वीं सदी आते आते ईरान पूरी तरह से एक शिया बहुल देश में तब्दील हो चुका था। उस हिस्से ने ईरान की आत्मा में एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज तक वहां के राजनीति में नजर आती है। ये इतिहास का वो हिस्सा है जो अक्सर चर्चाओं में गुम हो जाता है। अब वापस आते हैं 20वीं सदी में, मोहम्मद रजा शाह पहलावी के दौर में। उनके व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। हाँ, 1963 की व्हाइट रेवोल्यूशन। वो ईरान को अमेरिका और यूरोप जैसा एक मॉडर्न देश बनाना चाहते थे। सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दिया, जमीनी सुधार किए और यहाँ तक कि औरतों के हिजाब और पुरानी प्रथाओं पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। उन्हें लगा लोग इसका स्वागत करेंगे। सही कहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। जब शाह आम जनता पर अपनी वेस्टर्न पॉलिसीज थोप रहे थे, तो उस वक्त ईरान की औरतों ने इसके विरोध में एक अनोखा तरीका अपनाया। हाँ, और ये बहुत ही आयरॉनिकल था। वो औरतें जो शायद आम तौर पर अपने घरों में बुर्का या हिजाब नहीं पहनती थीं, उन्होंने शाह की इन जबरदस्ती की पॉलिसीज के विरोध में बुर्का पहनकर सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बुर्का धर्म का नहीं, बल्कि क्रांति और शाह की तानाशाही के विरोध का सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रतीक बन गया। ये शाह के शासन का सबसे बड़ा विरोधाभास था। शाह इस इल्यूजन में थे कि वो देश का विकास कर रहे हैं। एक तरफ कट्टरपंथी रिलीजियस लीडर्स जनता को भड़का रहे थे, दूसरी तरफ लिबरल और लेफ्ट विंग लोग शाह की सीक्रेट पुलिस, जिसे SAVA कहते थे, उनके अत्याचारों से गुस्से में थे। और आयतुल्ला खुमैनी इन सब का फायदा उठा रहे थे। बिल्कुल। वो पेरिस में बैठे थे और वहां से अपने भाषण ऑडियो कैसेट्स पर रिकॉर्ड करके स्मगल करवाते थे। इन कैसेट्स ने आग में घी का काम किया और आखिरकार फरवरी 1979 में वो ऐतिहासिक दिन आया। खोमेनी 14 साल बाद देश लौटे और उन्होंने एक जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट करवाया। जनता ने राजशाही के खिलाफ वोट दिया। शाह को रातों रात देश छोड़ के भागना पड़ा और इस तरह ईरान में एक इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। और जो अमेरिका कल तक ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी था, उसे खोमेनी ने ग्रेट सीटन घोषित कर दिया। यहीं से दुश्मनी की ऐसी कहानी शुरू हुई जो आज तक जारी है। 1979 की क्रांति ने सच में पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया। इसके ठीक 10 साल बाद 1989 में आयतुल्ला खुमैनी का निधन हो जाता है।
उनकी जगह लेते हैं आयतुल्ला अली खामेनी, जो आज तक सत्ता में है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि अली खामेनी पिछले 35 सालों से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोग बदलते हैं, लेकिन असली कमान आज भी खामेनी के ही हाथों में होती है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो अली खामेनी की स्ट्रैटेजी खोमेनी से काफी अलग और ज्यादा प्रैक्टिकल रही है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों से सीधी जंग लड़ने से हमेशा खुद को बचाया है। वो जानते हैं इसमें नुकसान उन्हीं का होगा, इसलिए उन्होंने प्रॉक्सी वॉर की स्ट्रैटेजी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब इस प्रॉक्सी वॉर को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो ये एक चेस गेम की तरह है, जहां राजा खुद कभी आगे नहीं बढ़ता बल्कि अपने प्यादों को आगे करके दुश्मन को घेर लेता है। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना। सही मिसाल दी आपने। खामेनी ने ठीक यही किया। उन्होंने अपनी इलीट फोर्स IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के जरिए पूरे मिडल ईस्ट में अपना एक नेटवर्क बिछा दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती विद्रोही। और ईरान इन ग्रुप्स को सिर्फ आइडियोलॉजिकली सपोर्ट नहीं करता, उन्हें भारी फंडिंग देता है, मॉडर्न हथियार सप्लाई करता है और उनकी ट्रेनिंग भी करवाता है। इस पूरे नेटवर्क का मकसद है इजराइल और अमेरिका को उन्हीं के पड़ोस में घेरना। और इस रिंग ऑफ फायर यानी आग के घेरे ने इजराइल और अमेरिका को सच में परेशान कर रखा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? एक तरफ ये प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे हैं और दूसरी तरफ एक मुद्दा जो पिछले कई सालों से दुनिया के हर बड़े न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनता है, वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। दोस्तों, यहाँ चर्चा का सबसे बड़ा और मजेदार ट्विस्ट आता है। बड़ा ट्विस्ट वाकई में। आज अमेरिका और इजराइल मिलकर जिस ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, श्रोताओं को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि असल में उसी अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी थी। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कड़वी सच्चाई है कि दोस्ती और दुश्मनी फायदे के हिसाब से बदलती है। इसकी शुरुआत होती है 1957 में, कोल्ड वॉर के दौर में। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर थे, जिन्होंने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम शुरू किया था। उस वक्त शाह का शासन था ना? हाँ, और ईरान अमेरिका का अच्छा दोस्त था। अमेरिका दिखाना चाहता था कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल शांति और विकास के लिए हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने खुद आगे बढ़कर ईरान को सबसे पहली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, उनके वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग दी। और 1968 में शाह के नेतृत्व में ईरान ने NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी साइन किए थे, ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ शांति के कामों के लिए करेंगे। लेकिन कहानी में मोड़ तो 1979 की क्रांति के बाद आया। जैसे ही खोमेनी सत्ता में आए, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों ने अपना सारा टेक्निकल और आर्थिक सपोर्ट खींच लिया। फिर ईरान ने आगे क्या किया? 80 के दशक में ईरान और इराक के बीच युद्ध चला। इसने ईरान को महसूस करवाया कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और उनकी नज़र में इसका रास्ता था न्यूक्लियर ताकत। जब लीगल रास्ते बंद हो गए तो ईरान ने ब्लैक मार्केट का सहारा लिया। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान के नेटवर्क के जरिए ईरान ने सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन और टेक्नोलॉजी छुपकर हासिल की। यहाँ एक टेक्निकल चीज समझनी जरूरी है। सेंट्रीफ्यूजेस आखिर होते क्या हैं? आसान भाषा में कहें तो ये ऐसी बड़ी मशीन्स होती हैं जो बहुत तेजी से घूमती हैं और यूरेनियम को साफ या एनरिच करती हैं। अगर आप यूरेनियम को थोड़ा सा एनरिच करते हैं, करीब 3.67% तक, तो वो लाइट बियर की तरह है। इसका इस्तेमाल आप सिर्फ बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे लगातार एनरिच करते जाएं और 90% तक पहुंचा दें, तो वो प्योर खतरनाक स्पिरिट बन जाता है, जिसका इस्तेमाल एक डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए होता है। और इस पूरी बहस में एक पॉइंट बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है, जिसे स्रोत अंतर्राष्ट्रीय हिपोक्रेसी या दोहरी नीति कहते हैं। हाँ, और यहाँ हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि जो फैक्ट स्रोत में दिए गए हैं उन्हें निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। बिल्कुल। दुनिया भर के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एक विरोधाभास की तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ इजराइल है, जिसने आज तक कभी भी NPT पर साइन नहीं किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि इजराइल के पास लगभग 80 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन पर कभी कड़े सैंक्शंस नहीं लगाए जाते, उन्हें छूट मिली हुई है। दूसरी तरफ ईरान है, जिसने NPT पर साइन किए हैं, फिर भी ईरान पर दुनिया के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।
स्रोत ये भी बताते हैं कि उनके प्रोग्राम को रोकने के लिए साइबर अटैक्स और हत्याएं तक की गई हैं। कई विश्लेषक इस स्थिति को पावर डायनामिक्स का अनइक्वल एप्लीकेशन मानते हैं। और इसी विवाद को सुलझाने के लिए 2015 में एक डील हुई थी, JCPOA। P5+1 देशों ने ईरान के साथ समझौता किया था कि ईरान अपने एनरिचमेंट को उसी 3.67% पर रोक देगा और बदले में सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे। और ये डील शुरू में काम भी कर रही थी। IAEA के इंस्पेक्टर्स ने कंफर्म किया था। लेकिन 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा फैसला लेते हुए अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया। उनका तर्क था कि ये डील ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी वॉर्स को रोकने में नाकाम थी। ट्रंप ने फिर से भारी सैंक्शंस थोप दिए। जब समझौता टूट गया तो ईरान ने भी शर्तों को छोड़ दिया और अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। आज वो 7% तक पहुंच गया है, जो बॉम्ब बनाने की 90% वाली लिमिट के बेहद करीब है। यही वजह है कि आज इजराइल और अमेरिका में इतना टेंशन का माहौल है। तो इस सब पर गौर करें तो हम देखते हैं कि आज जो खबरों में इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल हमले और धमकियां दिखती हैं, वो कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है। 16वीं सदी के शिया सुन्नी विभाजन, 1971 की उस महंगी पार्टी और 1979 की क्रांति का ही एक आगे बढ़ता हुआ चैप्टर है। जो श्रोता इन खबरों को आसानी से और पूरी तरह समझना चाहते थे, उन्हें इस चर्चा ने एक मजबूत बैकग्राउंड दे दिया है। ये बिल्कुल सटीक बात है। हर तस्वीर के पीछे एक सदियों पुरानी कहानी छिपी होती है। दोस्तों, चर्चा का अंत करने से पहले एक आखिरी सवाल है जो हम सबको आगे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इजराइल के लगातार हमलों से उनका बनाया हुआ प्रॉक्सी नेटवर्क काफी हद तक कमजोर पड़ता दिख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आने वाले वक्त में खमेनी नहीं रहेंगे तो ईरान का भविष्य क्या होगा? क्या ये देश एक बार फिर 1979 से पहले वाले अपने आधुनिक रूप की तरफ लौटेगा, या फिर कट्टरपंथ के इस जलेबी में और भी बुरी तरह से उलझ जाएगा? ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर सबको ध्यान रखना चाहिए।